नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी दोस्तों संदीप का है। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। बात 2014 की है। मेरी शादी को लगभग 1 साल हो चुका था। 1 साल के अंदर में मेरी पत्नी के साथ में वो घटना कम से कम 3 बार घटी थी। पहली बार जब वो घटना हुई तो मैं तो एकदम डर गया था। हम पति पत्नी अपने कमरे में सोए हुए थे। हमारा पूरा परिवार अपने अपने कमरे में सोया हुआ था। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। मैं भी गहरी नींद में था। मैं बाथरूम जाने के लिए उठा। बाथरूम से जब लौट के आया, जो मेरी पत्नी सोई हुई थी, नींद में थी, और वो उठ करके बैठी हुई, उकड़ू बैठी हुई थी। खुले हुए बाल, अजीब सा उसका लग रहा था। पूरा चेहरा मोहरा बिल्कुल बदला हुआ था। आंखें बड़ी बड़ी सी जैसे बाहर निकल गई हो, ऐसा लग रहा था। चेहरा एकदम सुर्ख लाल सा बन गया था और वो कमरे की एक दीवार को घूरती जा रही थी। जब मैं बाथरूम से आकर के ये दृश्य देखा तो मैं तो डर चुका था कि ये इसको क्या हुआ मेरी पत्नी को। अब मैं उसको आवाज़ देने लगा, लेकिन जरा भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। लगातार दीवार को घूरी जा रही थी। मैं एकदम हैरान था। मैं उसको हिलाने डुलाने की कोशिश किया कि आखिर इसको कौन सा दौरा पड़ गया है। और जैसे ही मैं उसको बाँह पकड़ा, वो तो मुझे जोर से धक्का दे दिया। धक्का देते ही मैं पलंग से नीचे जा गिरा था। चोट लगी थी, लेकिन मैं चोट का बिल्कुल भी परवाह नहीं किया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि आखिर ये मेरी पत्नी को क्या हो गया। ये इसने तो मुझे धक्का तक दे दिया। अब लग रहा है ये मुझे पहचान भी नहीं रही है। मैं अब चीख पड़ा था डर से। मेरी आवाज़ सुन करके मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आई और दरवाजे पर दस्तक देने लगी। आवाज़ लगाने लगी, संदीप बेटा, ये तुम क्यों चीखे हो? क्या बात होगी बेटा? दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। अब माँ तो माँ ही होती है। अब मेरे सही मायने में गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं इतना डरा हुआ था। अब मेरी पत्नी अभी भी वो दीवार को घूरी जा रही थी। ना जाने उसके साथ क्या हुआ था। और आखिरकार मैं कमरे का, बेडरूम का दरवाज़ा खोला। जैसे खोला, माँ अंदर आई। अब माँ ने भी वही देखा जो मैंने देखा था। वैसी की वैसी थी और दीवार को घूरी जा रही थी। उसको होश ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, हम लोग कौन हैं। और माँ तो उसके पास पहुँच गई थी। अब मैं माँ को मना करने लगा कि माँ, नज़दीक मत जाना, नज़दीक मत जाना। उसने मुझे धक्का दिया है, वो तुम्हें भी धक्का दे सकती है, तुम्हें चोट लग सकता है। माँ जब मेरी बात सुनी ना तो सहम सी गई, रुक गई। अब मेरी तरफ देखने लगी। अब पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ इसको अचानक? ये तो अच्छी भली थी इतने दिनों से, तो अचानक इसको क्या हो गया? अब मैं क्या जवाब दूं, मुझे क्या मालूम। अब हम दोनों कमरे से बाहर निकल गए थे। मैं एकदम परेशान था, डरा हुआ था। अब माँ भी सहमी हुई लग रही थी। और हम दोनों आपस में बात करते जा रहे थे कि आखिर इसको हुआ तो क्या हुआ। माँ कहने लगी डरी डरी आवाज़ में कि बेटा, लग रहा है इसके ऊपर में कोई साया आ गया है। बेटा, इसके ऊपर कोई भूत सवार है, कोई चुड़ैल सवार है। ये बेटा मेरे घर के लिए तो ठीक नहीं है। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी थी, अच्छी पढ़ी लिखी, कम भी नहीं। अब वो भूत प्रेत को तो कभी बात भी नहीं करती थी, न मानती थी। तो ये कैसे हो सकता है? और ना कोई ऐसी जगह गए हम लोग कि जहाँ से भूत घर में आने की संभावना हो। तो
मुझे बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि मेरी पत्नी के ऊपर में कोई भूत या कोई चुड़ैल सवार है। लेकिन मेरी माँ का कहना था कि बेटा, जैसी इसकी हालत है ना, ये तो किसी का साया इसके ऊपर में आने के बाद ही होता है। माँ को इस चीज़ का आइडिया था और तभी तो वो बता रही थी। अब मैं कहने लगा, माँ हम क्या करें, क्या करें इस रात में, कहाँ जाए इसको लेकर के। मैं तो इसके पास जाने से भी डर रहा हूँ इतनी रात को। वो मुझे इतना जोर से धक्का दिया, साधारण लड़की तो ऐसे धक्का नहीं दे पाती। आखिरकार हम विचार विमर्श करने लगे थे कि अब क्या करें, किसको हम बताएं, इतनी रात को किसको फ़ोन करें, क्या कहें। अपने घर की बेइज्जती कराने वाली बात थी। और आखिरकार माँ कहने लगी कि बेटा, एक उपाय मेरे को समझ में आ रहा है, तो रुक यहीं पर। इसके बाद माँ मंदिर के घर में गई और वहाँ से गंगा जल उठा के ले आई और बोली कि चलते हैं कमरे में जहाँ बहू बैठी हुई है पलंग पर। और जब हम कमरे के अंदर में आए तो मेरी पत्नी तो आराम से सो रही थी, जैसे उसको कुछ मालूम भी नहीं कि उसके साथ में क्या हुआ है। मैं अब अपनी पत्नी को दूर से ही उठाने लगा, नाम लेकर के बुलाने लगा। 3-4 आवाज़ देने के बाद ही उसने अपनी आंखें खोल दी और मुझे देखी, मेरी माँ को देखी और जल्दी से उठ के बैठ गई। माँ के सामने तो वो पलंग पर कभी बैठती भी नहीं थी, इतना इज्जत करती थी वो। सर पर पल्लू तो बिल्कुल रखना नहीं भूलती थी। और वो जल्दी से उठ करके माँ के पास खड़ी होगी और कहने लगी, आप माँ, इतनी रात को आप यहाँ पर, क्या हुआ है। अब माँ मेरी तरफ देखने लगी, मैं माँ की तरफ देखने लगा। अब इसको क्या बताएं कि इसके साथ क्या हुआ है। तभी माँ बोली, बेटा तूने कोई भयानक सपना देखा था क्या अभी अभी। वो कहने लगी, मुझे याद नहीं है माँ, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और आखिरकार हम दोनों में से कोई भी नहीं बताया कि उसने मेरे साथ में क्या किया था और उसकी हालत कैसी हुई पड़ी थी। माँ चली गई अपने कमरे में, इशारा करके बोली कि इसके बारे में कुछ मत बताना, हम सुबह में बात करेंगे, फिर देखेंगे। अब फिर तो वो आराम से रात भर सोती रही, लेकिन मैं जागता रहा डर के कारण कि कहीं फिर उसका हालत वैसे ना हो जाए। लेकिन नहीं हुआ था। सुबह हो गई और तब मुझे नींद आई थी। 3-4 घंटे ही सो करके अब मैं जल्दी से जल्दी अपना ऑफिस भागा। फ़ोन पर मेरी बात होती रही माँ से कि माँ अब कैसी है। वो कहने लगी, वो तो काम कर रही है जैसे हर रोज़ करती थी, सारा घर का तो वही संभाल रही बेटा। ना जाने उस रात में क्या हुआ था इसके साथ में। मुझे तो लग रहा है कि कोई चलती फिरती हवा इसको ऊपर आ गई थी। बेटा अब तो ठीक है। मैं जान करके खुश हुआ कि चलो मेरी पत्नी बिल्कुल सही है, कुशल मंगल से है, अब मेरा सब कुछ सही है। अब फिर वो घटना दोबारा जल्दी नहीं घटी थी। फिर 3 महीने के बाद में वैसे ही हुआ था, लेकिन इस बार जो हुआ था ना, वो रात के करीब 3 बजे के आसपास में। मैं बाथरूम जा रहा था उस दिन भी, मुझे अच्छी तरह से याद है। अब बाथरूम से मैं लौट करके आया, अब फिर मैं जो देखा तो दहल गया था। सेम वही कंडीशन जो मैं पहली बार देखा था। वो बड़ी बड़ी आंखें किए हुए उकड़ू बैठी हुई थी, बाल बिखरे हुए, क्योंकि वो बाल खोल करके सोती थी रात के टाइम में, और बाल तो वैसे ही उसके चेहरे पर बड़ा भयानक से लग रहे थे। अब मैं देखते ही एकदम चीख पड़ा था। अब मैं चिल्लाने लगा था, माँ माँ माँ। और जैसे ही आवाज़ माँ के कानों में पड़ी, अब माँ दौड़ती हुई दरवाजे पर आ गई। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोला और माँ को अंदर ले लिया। माँ जब देखी तो वही हालात था जो पहले बार हमने देखा था।
माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके नज़दीक जाए। मेरा तो अलग ही बात था, मैं तो बेहद डरा हुआ था। माँ दूर से ही कह रही थी, बहू बहू तू होश में आ बहू, होश में आ बहू। लेकिन बहू तो सुन ही नहीं रही थी। और आखिरकार मेरी माँ कहने लगी कि चल बेटा बाहर चल, मैं गंगा जल लेके आती हूँ। और वही हुआ, गंगा जल लेके आई। और जब हम लोग लेके आए ना, तो वैसी ही कंडीशन में अभी तक बैठी हुई थी। माँ गंगा जल लेकर के और उसके शरीर पर भगवान का नाम लेकर के छिड़कने लगी। अब कुछ ही देर के बाद में वो एकदम नॉर्मल आराम से जैसे सो गई हो, बैठी हुई थी और आराम से सो गई। अब माँ की जो हालत थी खराब थी, और सबसे ज़्यादा तो मेरी खराब थी। मुझे तो अब इस कमरे में डर लगने लगा था कि ना जाने इसके ऊपर में क्या हुआ है, और ये मेरे साथ में रात में क्या करते हैं कुछ भी नहीं पता। बेहद डरा हुआ था मैं। अब सुबह तक हम कैसे भी उस कमरे में रहे, और माँ सुबह में बोली कि बेटा मुझे इसके जो लक्षण है ना, जैसा ये रात में कर रही है, ठीक नहीं लग रहा है बेटा। मुझे इसके ससुराल में बात करना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है ये अपने मैके से ही लेके आई है। अब फिर फोन लग चुका था मेरी पत्नी के माँ के पास में। माँ बड़े प्रेम से उन लोगों से बात किया। अब एक एक चीज़ पूछती गई कि ऐसा भी आपके साथ में हुआ था ना वहाँ पर आपकी बेटी के साथ में रात के टाइम में। अब जब ये लोग बात उनके कान में पड़ी तो वो लोग थोड़ा घबरा से गए थे। उनको लगा कि अब बता ही देना चाहिए सच जो है। अब फिर मेरी पत्नी की माँ ने मेरी माँ से वो सच्चाई बता दिया। वो सच्चाई ये थी कि मेरी जो पत्नी थी वो दो बहन थी। बचपन की बात थी मेरी पत्नी का। ये बड़ी थी, ऐसे एक छोटी थी, और उसकी बीमारी में मौत हो गई थी। और दोनों बहनों में बहुत प्यार था, बहुत ही लगाव था। एक दूसरे के बिना कोई रह नहीं पाते थे। लेकिन बीमारी ने छोटी बहन का जिंदगी छीन ली। और उसके बाद 1 साल के बाद में वही छोटी बहन मेरी पत्नी के ऊपर में आ जाती थी। और मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने बहुत कोशिश किया कि वो ना आए इसके ऊपर में, लेकिन उसका पिंड छुड़ा नहीं पाए थे। बहुत कोशिश कर लिया था कि उसकी साया इसके ऊपर में, मेरी पत्नी के ऊपर में ना आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन वो आती थी उसके ऊपर में, जब साया आता था तो जैसे मेरे घर में करती थी, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती थी और कमरे के दीवार या छत या दरवाज़ा कोई चीज़ को घूरने लगती थी। अब जब पता लग गया इस बात को तो हम लोग परेशान तो थे ही। अब मेरी माँ कहने लगी कि देखिए आप लोगों को सच बताना चाहिए था, आप लोगों ने हमें अंधेरे में रखा। ये तो बहुत दूर की बात है, इसका इलाज आप लोग को ज़रूर करवाना चाहिए था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो हमारे घर में थी, हमारी इज्जत थी, मेरी पत्नी थी। अब जो कुछ करना था हमें लोग का करना था इसके उपचार के लिए। और इस बीच में हमने तांत्रिकों को भी दिखाया। तांत्रिक कई तरह का पूजा पाठ किए कि अब सही हो जाएगी, अब इसके ऊपर में कोई साया नहीं आएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। हर दूसरे महीने तीसरे महीने ये हो जाता था। अब हमारे पास में कोई उपाय नहीं हो रहा था। जितने हमने जो उसके साथ किए, जहाँ जहाँ जाना था तांत्रिक के पास, मंदिर के पास में, बहुत सारा हम लोग चक्कर लगा लिए थे। हर कोई कहता था कि सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। अब वाकई में वो सही भी हो जाती थी। 1-2 महीने बिल्कुल आराम से चलता था। और फिर कभी न कभी वो उसकी जो छोटी बहन थी उसके ऊपर में सवार हो जाती थी। हाँ, करती कुछ नहीं थी। जब तक उसको छेड़ा ना जाए ना, तब तक किसी के ऊपर देखती नहीं थी, ना कोई
हमला करती थी। गंगा जल छिड़कते ही उसकी आत्मा चली जाती थी। अब कुछ दिनों के बाद में मामला बिल्कुल सही हो गया था। अब मुझे लग रहा था कि सब कुछ सही है, अब कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेरी माँ भी खुश थी कि चलो अब अच्छा हुआ, मेरी बहू के ऊपर से वो साया उतर गई सदा के लिए। अब एक रात को करीब 8 बज रहा था। उसी का, मेरी पत्नी का फादर का तबीयत बिगड़ चुका था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब जैसे फ़ोन आया, मेरी पत्नी को पता चला तो रोने लगी। अब कहने लगी कि अब मुझे जाना है, पापा से मिलना है, जिद पर आ गई थी। मेरी माँ समझा रही थी कि बहू रात का मामला है, दिन में चले जाना, मैं रोक नहीं रही हूँ, लेकिन वो रोती जा रही थी। कोई भी बेटी होगी वो तो ऐसा ही हालत होता है। आखिरकार उसकी जिद काफ़ी बढ़ गई थी। मैं भी समझाने की बहुत कोशिश किया कि देखो अब हम लोग जाएंगे, 3 साढ़े 3 4 घंटे का सफ़र है और रात का मामला है, ऐसे में ठीक भी नहीं है। हम लोग सुबह चल पड़ेंगे, रात का इंतज़ार कर लेते हैं और सुबह तड़के 5 बजे हम अपना कार निकालेंगे और चल पड़ेंगे, 3 4 घंटे में पहुंच जाएंगे आराम से। लेकिन वो जिद पर अड़ी हुई थी, रोए जा रही थी, किसी की बात सुन नहीं रही थी। आखिरकार माँ बोली कि बेटा ले जा इसको, जा इसके बाप के पास पहुंचा, दिखवा, नहीं तो इसको चैन नहीं पड़ेगा। पापा को बहुत प्यार करती थी मेरी पत्नी। जब हम घर से निकले ना तो 9 बज चुका था रात के। मैं कार में बिठाया, जिस अवस्था में थी, जैसा कपड़ा पहन रखा था वैसे ही। मेरी माँ ने उसको बोला कि कम से कम कपड़ा तो अपना चेंज कर लो, जो बाल खुले हुए हैं उसको बांध तो लो, लेकिन वो तो रोए जा रही थी। और उसी अवस्था में गाड़ी में बैठी थी। अब हम चल पड़े थे अपने ससुराल की तरफ में, जो 3 4 घंटे की दूरी पर था। आधा रास्ता करीब करीब हम लोग पार कर लिए थे। अब लगभग आधी रात का वक्त हो चुका था। सड़कें बिल्कुल सुनसान हो गई थी, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अब मुझे थकान हो रही थी, यह कि मैं सारा दिन ऑफिस से थक कर के चूर घर पर आया था। इसके बाद मुझे नाइट का ड्राइविंग करनी पड़ रही थी। मुझे झपकी भी आ रही थी। अब मेरी पत्नी के आंखों में आंसू वैसे ही बह रहे थे। मैं उसको समझाते जा रहा था कि देखो पापा तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनको शहर लेके आएंगे, शहर में इलाज कराएंगे, तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। लेकिन उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे अब लगने लगा कि मैं ऐसे ही चलता रहूँ ना तो मैं नींद में आ जाऊँगा। मुझे चाय की तलब लगी थी, मैं चाय पीना चाहता था, नहीं तो मैं कार ड्राइविंग नहीं कर पाता। और आखिरकार मैं एक होटल पर रुका। मैं अपने पत्नी को बोला कि चलो थोड़ा सा अपने फ्रेश हो लो, अपने बाल वाल संवार लो, क्योंकि अब थोड़ी देर में हम लोग तुम्हारे घर पर पहुँचेंगे। अब ऐसे कंडीशन में घर जाना भी ठीक नहीं है, अपने आप को तो थोड़ा सुधार तो लो। लेकिन पत्नी बिल्कुल मना करने लगी, नहीं। मैंने बोला चलो कम से कम चाय तो पी लो, वो बिल्कुल मना कर दी। वो कार से उतरी तक नहीं, जहां बैठी थी वहीं बैठी रह गई थी। आखिरकार मुझे अकेले ही उस जगह पर होटल में जाना पड़ा। हमने जल्दी से चाय का ऑर्डर दिया, लेकिन वहाँ पर खाना वाना चल रहा था, बहुत सारे भीड़ था। मुझे कम से कम 10 मिनट तो लग चुका था, लेकिन मेरी नज़र कार की तरफ थी। दूरी पर तो ज़रूर मेरी कार खड़ी थी, लेकिन मेरी नज़र बराबर कार पर जमी हुई थी। वहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं चाय का आखिरी घूंट लिया और फिर मैं पेमेंट करके अपनी कार की तरफ लौट गया था। तब तक बिल्कुल सब कुछ सामान्य था, कोई भी कहानी नहीं बनी थी ऐसी। फिर मैं अपने कार में बैठा और चल पड़ा था।
अब वहाँ से जो रास्ता था बिल्कुल और सन्नाटा भरा हुआ था, सुनसान एरिया था। आसपास में कहीं पर कोई बस्ती नहीं, कोई गांव नहीं, खेती खेत, पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल, ऐसे ही सब था। हम उस रोड पर अपनी कार को दौड़ाते जा रहे थे और अचानक एक आवाज़ हुई कार के अंदर से। जैसे लगा कि कार का पहिया फट चुका है। अब फिर कार लहराई भी। अब मैं जल्दी से कार को ब्रेक रोक लगा दिया ताकि हमारी गाड़ी सुरक्षित खड़ी हो जाए। मुझे यही अंदाज़ा लगा था कि कार का कोई पहिया फट चुका है। इतना ये सब जल्दी हुआ था ना कि मैं कुछ पल तो एकदम कांप सा गया था, डर सा गया था। ऐसी हालात मेरे साथ में कभी नहीं हुई थी जो आज ये हुआ था घटना। मैं कुछ पल स्टीयरिंग संभाले हुए बैठा हुआ था। मेरी पत्नी के जो रिएक्शन था बिल्कुल जीरो का जीरो था। उसको ज़रा भी शौक नहीं था कि ये आवाज़ कैसे आई, हमने इतने झटके में क्यों ब्रेक लगाया। बिल्कुल सामान्य सी अपनी आंखें बंद की हुई थी। अब उसके आंखों के आंसू थे वो सूखने से लगे थे। मैं गाड़ी से उतरा और देखने लगा पहिए को कि कौन सा पहिया खराब हुआ। मेरे पास में एक्स्ट्रा पहिया तो ज़रूर था। जब मैं एक एक पहिया चेक करने लगा तो मुझे कोई पहिया खराब नहीं दिखा। सब में हवा भरा हुआ था, कोई भी टायर फटा नहीं था। तो ये मामला क्या था? मैं जब चौथी पहिया पर पहुंचा, देख करके आश्चर्य में रह गया कि अरे सब कुछ तो ठीक है, तो ये आवाज़ अब मेरी गाड़ी क्यों लहराई? अब मैं कुछ इससे ज़्यादा सोच समझ पाता तभी एक काला सा हाथ मेरे गर्दन के ऊपर में आ चुका था। वो हाथ इतना गंदा था और उसके नाखून जो थे बड़े लंबे लंबे से दिख रहे थे। वो गला मेरा पकड़ करके अब पीछे की साइड में खींचने लगा था। अब मेरी गला जो था बिल्कुल लगा कि मेरा दम घुट जाएगा। ये भी अचानक सब हुआ था। अब मैं जल्दी से पलट करके देखना चाहता था, लेकिन मैं अपना जो गर्दन था घुमा नहीं पा रहा था। लेकिन इतना तो एहसास था कि जो जिस हाथ को मैं देखा था वो हाथ किसी इंसान का तो हो ही नहीं सकता। वो तो ज़रूर कोई चुड़ैल, कोई भूत, कोई पिशाच का ही होगा। अब उसका जो चेहरा नज़दीक था ना मेरे गर्दन के पास में, एक अजीब सी बदबू मेरे नाकों में चढ़ रही थी, सड़ा हुआ गंदे नाले जैसा बदबू। मैं तो चीख नहीं पाया था कि मैं अपने पत्नी को आवाज़ दूं ताकि वो सतर्क हो जाए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले, लेकिन मैं इतना भी नहीं कर पाया था। लेकिन इतना सब हंगामा होते रह गया था और मेरी पत्नी का जो आंख बंद था वो खुला तक नहीं था। मैं एकदम डरा हुआ और वो जो शख्स था या जाने कौन था मैं तो देख ही नहीं पाया था। बस उसका हाथ मुझे नज़र आ रहा था, बहुत ही गंदा भयानक हाथ, और उसकी जो बदबू थी मुंह की वो मुझे आ रही थी। इसके अलावा मैं तो देख ही नहीं पाया था। मैं उसके बंधन से छुड़ाने को अपने आप को कोशिश कर रहा था भरपूर, लेकिन वो जो भी था मुझे अब पीछे की तरफ खींचने लगा था। और उसी अफरा तफरी में ऐसा हुआ कि मेरा पैर कार के पास जो गेट था उस पर जोर से मेरे जूता टकराया। एक आवाज़ सी हुई और जैसे ही आवाज़ हुई मेरी पत्नी जाग चुकी थी। अब जैसे ही वो जागी और उसने गेट खोल दिया। गेट खोलते ही जैसे ही उसकी आंखें हमने अपने घर में देखा था, मोटी मोटी सी आंखें, और वैसी ही आंखें उसकी हो चुकी थी। बाल तो उसका पहले ही खुले हुए थे, बिखरे हुए लग रहे थे। वो बिल्कुल उसी रूप में आ चुकी थी जैसे उसकी बहन का आत्मा उस पर सवार होता था। अब फिर तो आंधी की तरह मेरे पास में आई और जिसने भी यह मेरा हाथ पकड़ा था उसका हाथ ऐसे पकड़ा और दूर से उसको धक्का दे दिया था।
मैं अब आज़ाद हो गया था, गहरी गहरी सांस ले रहा था। और जब मैं पीछे पलट करके देखा तो मैं देखा कि एक काली औरत, बिल्कुल बदसूरत, देखने में इतना खराब सी उसका चेहरा था, एकदम दाग धब्बे चेहरे पर, कटे फटे इधर से उधर, लग रहा था कि ताज़ा ताज़ा उसके चेहरे पर घाव बना हुआ है। एकदम वो कहा जाए तो चुड़ैल ही थी। मेरी पत्नी, उसके ऊपर में तो वही उसकी बहन का आत्मा सवार थी। अब उसकी आंखों से लग रहा था कि अंगारे बरस रहे हों, और वो चुड़ैल को अब धमका रही थी। ना जाने क्या क्या बोल रही थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो सन्न हुआ पड़ा था। और कुछ ही देर में वो चुड़ैल पीछे की साइड में अंधेरे में गायब हो चुकी थी। मेरी पत्नी वहीं पर खड़ी खड़ी अब नीचे जमीन पर गिर गई थी। उस चुड़ैल को जाते ही उसको अपना होश तक नहीं था कि उसने अभी क्या किया है, और नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। मैं जल्दी से जाके उसको उठाया। मुझे तो मालूम था कि इसकी बहन का आत्मा इसके ऊपर में आ गई थी, और उसने ही मेरी रक्षा किया है। जल्दी से मैं उसको कार की पिछली सीट पर लिटाया, और फिर मैं कार स्टार्ट करके आगे की तरफ चल दिया था। डर तो लग रहा था। मेरी पत्नी अभी तक नींद में थी या बेहोशी में थी, कुछ नहीं मालूम। जब मैं उसके गांव के पास पहुंच गया तब मैंने कार रोका था। डर का आलम ये था। मैं दाएं बाएं देखते हुए चल रहा था कि कहीं वो चुड़ैल हमारी पीछा तो नहीं कर रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जब मैं उसके पास पहुंचा और जब उसको जगाने लगा तो उसने अपनी आंखें खोल दी और कहने लगी, मैं यहाँ पर कैसे आई? मैं तो आगे बैठी हुई थी, पिछली सीट पर कैसे आ गई मैं बोला कि घबराने की बात नहीं, मैंने ही किया था। तुम यहाँ पर सो रही थी बैठे बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हें पिछली सीट पर लिटाया था। चलो अब थोड़ा सा अपने चेहरे को संवार तो लो, अब तुम्हारा घर आने वाला है। फिर वो पानी के बोतल मैंने दिया, थोड़ा चेहरा और साफ किया, और तब हम उसके घर में गए थे। वाकई पापा का उसका तबीयत बिगड़ा हुआ था, लेकिन इलाज चल रहा था पास के हॉस्पिटल में, और सुबह तक डॉक्टर ने बोला कि घबराने की बात नहीं है, सब नॉर्मल है। हाँ, टाइम ज़रूर लगेगा, 2-3 दिन अभी एडमिट रहने दीजिए, इसके बाद आप डिस्चार्ज करके हम भेज देंगे। मैं जब तक उसके पापा हॉस्पिटल से घर नहीं पहुँचे थे, तब तक मैं वहीं पर था अपनी पत्नी के साथ में। मैं अपने जो सास थी उनसे मैं सारी घटना को बताया था। वो घटना सुनकर के मेरी जो सास थी बहुत हैरान थी, डरी हुई थी, लेकिन मुझे अंदर में एक विश्वास सा आ गया था कि मेरी पत्नी के ऊपर में जो भी साया है ना, ये गलत नहीं है, ये तो पत्नी का छोटी बहन है। ये तो आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे घर का कोई नुकसान पहुँचे। हाँ, उस वक्त में जब साया आता है उस टाइम इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता था। तो ऐसा ही चल रहा था उस टाइम तक। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।